हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। हम लोग वापस से आपके लिए लेकर आए हैं टेंथ का बोर्ड, ठीक है, और उसकी हम प्रिपरेशन आपको करवाने वाले हैं। ऑल राइट, हमने अब तक काफ़ी क्लासेस कर लिए हैं, हमने लाइट कर लिया है, हमने ह्यूमन आई कर लिया है, हमने इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर 1 कर लिया है। दिस इज द लेक्चर 2 राइट नाउ, ठीक है। और आप लोग को ऑलरेडी पता है कि हम लोग क्या करते हैं, 6, 7, 8 के ओलंपियाड्स को कवर अप करवाते हैं। साथ ही साथ हम लोग NTSC, NSC, JS, PRMO इनका तैयारी करवाते हैं एंड स्कूल एग्जामिनेशंस की तैयारी भी करवाते हैं, जिसमें आपका बोर्ड स्पेशल इंक्लूडेड है। ऑलराइट, एंड ये पूरी टीम आपको इस टीम में मतलब इसमें हेल्प करने वाली है। ऑलराइट, तो हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे TTB चैनल को, तो प्लीज़ आप ज्वाइन कीजिए ताकि आप DPP और स्टडी मटेरियल्स को एक्सेस कर सकें। ऑलराइट, आपका कोड है TTB 010, सो प्लीज़ डू इट। ऑलराइट, चलिए अब हम देखते हैं आज का टॉपिक, जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। हमने अब तक लेक्चर 1 पढ़ चुका है। लेक्चर 1 के अंदर हमने क्या क्या किया था, हमने इलेक्ट्रिक करंट देखा था, कैसा होता है, क्या फॉर्मूला होता है, कैसे यूज़ करते हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किया था। एंड देन हमने इंटेक्स्ट क्वेश्चंस किए थे। उसके बाद हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, और उसके बाद हमने उसके बेस पे क्वेश्चन किए थे। हमने देखे थे इनको मेजर किससे करते हैं और इनको मेजर करने के लिए क्या सावधानी हमको करना होता है, मतलब सीरीज में लगाना होता है या फिर पैरेलल में लगाना होता है, ठीक है। हमने ये चीज़ें देख ली हैं। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस, इंटेक्स्ट क्वेश्चंस भी कर लिए थे। आज हम मेनली फोकस करेंगे ओम्स लॉ पे, प्रॉपर ओम्स लॉ पे हम फोकस कर रहे हैं, ठीक है, और हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस आउट करेंगे। ऑलराइट, आई अगेन टेल यू, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन दैट कि आपके इंटेक्स्ट क्वेश्चंस एंड आपके जो चैप्टर के एंड क्वेश्चंस हैं, दैट आर द वेरी इंपॉर्टेंट, NCERT के ऑफ कोर्स, एंड देन यू मस्ट मास्टर इट। ऑलराइट, आपको वो पूरे के पूरे अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। तो फटाफट से आप अपनी कॉपीज़, अपनी बुक्स, अपने पेन्स वगैरह सब कुछ निकाल लीजिए और आप खुद से प्रॉमिस करो फटाफट से कि आप पूरा का पूरा लेक्चर देखेंगे, आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे एंड रिवाइज करेंगे, ठीक है, अलॉन्ग विद योर बोर्ड प्रिपरेशन। ऑलराइट, चलिए हम अब देखते हैं ओम्स लॉ। अब हम ये ओम्स लॉ क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख लिया जो कि इसमें यूज होने वाला है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, जल्दी से फटाफट से याद करो कि एक चार्ज को या एक यूनिट चार्ज को कितना हम लोग वर्क कर रहे हैं उस पर, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, दैट इज व्हाट दी वोल्टेज, ठीक है, दैट इज व्हाट दी वोल्टेज, दैट मीन्स द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट, डूइंग वर्क डन इन मूविंग दी चार्ज, हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को यूज कर रहे हैं। तो जब हम नॉर्मल एक सिंपल से इलेक्ट्रिक सर्किट में जब हम ऐसा टेस्ट करते हैं, तो जैसे मानो आपने 2 वोल्ट की बैटरी लगाई है, ठीक है, और आपने उससे एक बल्ब जला लिया, ठीक है। आपके सर्किट, आपने सिंपल सर्किट बनाया है जिसमें एक बैटरी है, एक बल्ब है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। ओके, आपने एक सेल लगाया 2 वोल्ट का, आपने बल्ब जला लिया, आपने एमीटर से मेजर कर लिया कि उसमें कितना करंट है, ठीक है। फिर आपने क्या किया, उस 2 वोल्ट की बैटरी के साथ 2 वोल्ट का और जोड़ दिया, दैट मीन्स अब तुम्हारे पास जो बैटरी है दैट इज ऑफ 4 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद तुम वापस से करंट मेजर करोगे तो तुम्हें कुछ और बढ़ी हुई वैल्यू करंट की मिलेगी। फिर इस तरीके से अगर तुम क्या करते जाओ, धीरे 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 सेल का जो कैपेसिटी है, वोल्टेज है, अगर तुम बढ़ाते जाओगे तो वैसे ही क्या होता जाएगा, उसी सर्किट के अंदर, वायर के अंदर जो करंट बह रहा है उसका वैल्यू भी धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा। यही चीज़ ऑब्जर्व की ओम ने, ठीक है, और उसी के बेसिस पे उन्होंने क्या दिया, ओम्स लॉ दिया, ठीक है। उन्होंने यही काम किया था। उन्होंने एक्चुअली में, अगर हम देखें सबसे सिंपल सर्किट क्या है, जिसके अंदर एक बल्ब लगा हुआ है, दिस इज द सिंबल ऑफ बल्ब, ऑलराइट, और उसके बाद उसमें एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है। इस बैटरी के सिंबल को मैं बिल्कुल क्लियर बना देती हूँ, कहीं तुम लोग उसको गलत ना समझो। ये देखो, ठीक है, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, ऑलराइट, दिस इज द बल्ब। अब हमारे पास ये सिंपलेस्ट सर्किट है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक एमीटर को जोड़ देते हैं, ऑलराइट, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एमीटर को जोड़ देते हैं। ओके, दिस इज द एमीटर, ऑलराइट, दिस इज द बल्ब। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारी वोल्ट है, अगर हमने इसे जानबूझ के सेल को 2 वोल्ट का रखा है जानबूझ के, ठीक है, तो इसके अंदर चलो माना हमने कि I1 करंट फ्लो होता है, ठीक है।
अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें इसे बना देंगे एक और बैटरी जोड़ के, इसमें +2 वोल्ट अगर और कर दें तो ये जो करंट है I1 है ना, इसमें कुछ और वैल्यू एड ऑन हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर मैं ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी ये जो वोल्टेजेस हैं या ये जो वोल्ट्स हैं, अगर मैं इनको बढ़ाती जाऊँ तो फिर क्या होता जाएगा, इसी सर्किट के अंदर करंट का वैल्यू भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। दैट मीन्स क्या हुआ कि जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर रहे हो, मतलब चेंज कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, वैसे वैसे करंट का वैल्यू भी सर्किट के अंदर बढ़ता जाता है। ठीक है, यही काम इन्होंने पोटेंशियल इसमें ओम्स लॉ में बताया है। क्या लिखा हुआ है, द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ गिवन मेटेलिक वायर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट is directly proportional to the current flowing through it provided its temperature remains the same। अब इन्होंने क्या बोला है कि अगर हम एक सिंपल वायर लें, उसको किसी एक सेल से जोड़ दें, ठीक है, अगर उसका हम सेल का कैपेसिटी बढ़ाते जाए, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाए, तो उस वायर के अंदर करंट की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। ठीक है, और कैसे बढ़ती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़ती है। ठीक है, दिस इज व्हाट कॉल दी ओम्स लॉ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे दैट V जो हमने वोल्टेज यहाँ पे प्रोवाइड किया था, अगर हम इसे सिंपल नॉर्मल V कोई एक वैल्यू V मान लें, ऑल राइट, अगर हम इसे कोई वैल्यू V मान ले और इसे कोई करंट I मान ले, तो यहाँ पे ये जो V है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब जैसे जैसे हम V को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ही ये जो करंट है इसका वैल्यू भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गए हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जब V बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, जब V घटेगा तो करंट भी घटेगा। ठीक है, अगर इंक्रीज V में होगा तो फिर I भी इंक्रीज होगा, अगर V में डिक्रीज होगा तो फिर I भी डिक्रीज होगा। ठीक है, दैट इज दी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली हम ऐसे कांस्टेंट को कैसे लेकर आ गए, जब कभी भी हम क्या करते हैं, इसको अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को, मतलब प्रोपोर्शनैलिटी साइन को अगर हम हटाएं तो हम उसकी जगह पे एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को लेकर आते हैं। ठीक है, तो हम इसके लिए आगे हम ऐसे कर सकते हैं कि हमने क्या किया, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RI। ठीक है, दिस R इज दी व्हाट, कांस्टेंट, ये जो R है दैट इज दी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जो कि उस वायर के लिए, उस स्पेसिफिक वायर के लिए कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, अब हमने इन मतलब जो एक्सपेरिमेंट एक्चुअली में किया गया था वो नाइक्रोम वायर पे किया गया था, एंड एट दैट टाइम क्या किया गया, पहले जो वोल्टेजेस हैं, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको धीरे धीरे क्या किया गया, इंक्रीज किया गया। जैसे जो वैल्यू है 0.4 रखा, 0.4 से वो आगे बढ़ाया 0.8 किया, उसके साथ साथ उसकी जो उसी सर्किट के अंदर जो करंट का वैल्यू था उस वैल्यू को नोट किया गया। ठीक है, तो जब यहाँ पे 0.4 था और करंट के वैल्यूज को जब प्लॉट किया गया तो हमें एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हमको फॉर्म हुई। दैट स्ट्रेट लाइन शोज दैट द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट। ठीक है, तो ये तो एक एक्चुअल एक्सपेरिमेंट था जो ओम ने किया था, और इसी की वजह से ये पता चल पाया कि इन दोनों के बीच में एक डायरेक्टली रिलेशन है। ठीक है, जब हमने इसको क्या किया, देखो V इक्वल्स टू RI है, अब मैं अगर इस I को नीचे लेके आ जाऊँ तो यानी अगर मैं इसे लिख दूँ V अपॉन I इक्वल्स टू R, तो ये जो R है ये कांस्टेंट है, इसका मतलब V अपॉन I इज कांस्टेंट, दैट इज R। तो यहाँ पे V अपॉन I, इस ग्राफ से मैं क्या कैलकुलेट कर सकती हूँ, अगर मैं V अपॉन I को कैलकुलेट करूँगी तो क्या मुझे स्लोप नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं स्लोप हमेशा क्या होता है, जो स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है, जो होता है डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x, और यहाँ पे y में कौन है, पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V, और x में कौन है, करंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V अपॉन I, जो कि क्या होगा, इसका स्लोप होगा, और वही वैल्यू हमें क्या मिलेगी, R मिलेगी, अगर हम क्या करें, इसका स्लोप को कैलकुलेट करें। तो यही चीज़ इसके पूरे ग्राफ के अंदर R का वैल्यू सेम है, फिक्स है, दैट मीन्स स्लोप इसका सेम है, और यहीं से हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे एक कांस्टेंट है दैट इज R, जो कि हर एक वायर के लिए फिक्स रहता है। ठीक है, इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, हर एक वायर के अंदर अपना अपना अलग अलग रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है। ओके, देखो ये जो V लाइन, ये जो VI ग्राफ है दैट इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, आपको मस्ट रिमेंबर करना होगा।
ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है और इसी का स्लोप हमें क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। तो आपको इस पे कैसे बेस्ड क्वेश्चंस मिल सकते हैं, आपको सीधे सीधे बोला जा सकता है कि स्टेट द ओम्स लॉ, आप इजीली उसको स्टेट कर सकते हैं, पूरा डिराइव कर सकते हैं, यहाँ तक ही इस रिलेशन तक आपको पहुँचना होगा, V = IR के रिलेशन तक आपको पहुँचना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये बोला जा सकता है, आपके जो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं कभी कभार आ जाते हैं, तो उसमें आपको ये बताया जा सकता है कि एक टेबल दे दिया जाए और उसके अंदर वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंसेस के वैल्यू दे दिए जाएं, करंट का वैल्यू दे दिया जाए और आपको पूछा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जब कभी भी आपको ऐसा टेबल मिलेगा तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जैसे ही आपने ग्राफ ड्रॉ करा है वैसे ही आपको क्या करना होगा, इसका स्लोप निकालना होगा, ठीक है। जब आप इसका स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो आपको एज अ रेजिस्टेंस का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। दैट्स व्हाट यू नीड टू डू अबाउट दिस, दिस इज द होल ओम्स लॉ दैट यू नीड टू नो अबाउट। लेकिन अब हम किसकी बात करते हैं, अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। व्हाट इज दैट रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि एक तरीके से एक जैसे हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक रुकावट है, ठीक है। एक हमने कोई पाथ है, जैसे आप इसको ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि अगर कोई एक स्ट्रेट रोड होगी, स्ट्रेट मतलब बहुत अच्छी रोड होगी, जैसे कि मोस्टली हाईवेज की रोड्स होती हैं, ठीक है। अगर आप उस पर गाड़ी चलाते हैं तो आप इजीली अपने अच्छे स्पीड में स्मूथली जा पाएंगे, बट अगर सड़क पर गड्ढे होंगे तो आप उसमें इतना स्मूथली नहीं जा पाएंगे। और उन गड्ढों का, उस सड़क का रोल कौन प्ले कर रहा है, कंडक्टर यानी कि वायर। और जो गड्ढे हैं वो किसका रोल प्ले कर रहे हैं, रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है वो करंट का स्पीड कम करने की कोशिश कर रहा है, मतलब वो करंट को अपोज करता है ऑलवेज, ठीक है। रेजिस्टेंस का काम ही यही होता है, रेजिस्टेंस का काम होता है कि करंट को रोकना। तो यहाँ पे यही चीज़ आपको समझनी होगी कि रेजिस्टेंस क्या होता है। हम लोग ऐसे, जैसे जब हम स्विमिंग करते हैं तो स्विमिंग करते वक्त जब हम आगे बढ़ने की, पानी के अंदर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो पानी हमें ड्रैग करता है, पीछे की तरफ खींचता है। एंड यही सेम टू सेम काम किसके साथ होता है, इलेक्ट्रॉन्स के साथ होता है। जब कभी भी इलेक्ट्रॉन्स किसी वायर के अंदर से फ्लो करने की कोशिश करते हैं तो उनको भी पानी के जैसा, पानी हमको ड्रैग करता है, सेम टू सेम वैसा ही जो उसमें प्रेजेंट एटम्स हैं वो उसको ड्रैग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। एंड सिमिलर मैनर में क्या होता है, एक रेजिस्टेंस उनको फील होता है। तो यही ड्रैग जो पानी हम पे लगाता है, सेम टू सेम मतलब एज इट इज बिल्कुल वही ड्रैग मटेरियल लगाता है किस पे, इलेक्ट्रॉन्स पे। दैट्स हाउ कि ये करंट को अपोज करता है, ठीक है। यहाँ पर आपको यही चीज इंपॉर्टेंटली समझनी है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे R इज अ कांस्टेंट फॉर द गिवन मेटेलिक वायर। एक मेटेलिक वायर के लिए कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे कॉपर का डिफरेंट है, कांस्टेंट है, सिल्वर का डिफरेंट है, कांस्टेंट है, ठीक है। अलग अलग मटेरियल्स के वायर के लिए अलग अलग वैल्यूज कांस्टेंट R की होती हैं, ठीक है, एट अ गिवन टेम्परेचर। एंड उसे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये एक प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की, टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। खुद के अंदर से वो एक जो कंडक्टर है, खुद के अंदर जो फ्लो करने का उसके अंदर से जो फ्लो करने का उसके अंदर प्रॉपर्टी है, उसी प्रॉपर्टी को अपोज करने की भी एक प्रॉपर्टी है, वो भी उसी के अंदर है, जिसे ही हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। अब रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है, ओम। हमें ऑलरेडी पता है कि करंट का एसआई यूनिट क्या है, एम्पियर। हमें ऑलरेडी पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, वोल्ट, ठीक है। तो अब अगर हम इन दोनों का एसआई यूनिट को लिखेंगे तो व्हाट वी गेट, वी विल गेट व्हाट, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। ये देखिए, ये लिखा है ओम जो कि रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट है, वोल्ट जो कि पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट है, एंड एम्पियर जो कि करंट का एसआई यूनिट है, ठीक है। इसका ओम है और इसे कैसे ग्रीक लेटर ओम से शो करते हैं, दिस इज लाइक व्हाट, कि आप क्या कर रहे हैं, एक हाफ, पहले एक स्ट्रेट लाइन, फिर एक हाफ सर्कल, फिर एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। दैट्स हाउ यू ड्रॉ दी ओम, ऑलराइट। देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो व्हाट यू विल से, यू विल से 1 ओम। 1 ओम जो मतलब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस भी हम इससे बता सकते हैं, हाउ, कि अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो होता है एंड 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, देन द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 1 वोल्ट। और इसी तरीके से हम 1 ओम की भी बात बता सकते हैं कि 1 ओम रेजिस्टेंस कितना है।
हम बोल सकते हैं कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय दी 1 एम्पियर, दैट विल गिव यू व्हाट, दी 1 ओम रेजिस्टेंस। ऑलराइट, चलिए अब हम आगे बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग की, एक कंपोनेंट को रेगुलेट करने के लिए, जैसे अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं हर एक इलेक्ट्रिक सर्किट में, लेके अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, तो उनके केस में देखिए अगर हमें करंट को रेगुलेट करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब हम कभी भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो हम क्या करेंगे, वोल्टेजेस चेंज, मतलब पोटेंशियल डिफरेंसेस चेंज करेंगे। ऑलराइट, हम 2 वोल्ट करेंगे, 4 वोल्ट करेंगे, 6 वोल्ट करेंगे, उसके बेसिस पे करंट चेंज होगा, ठीक है। उसके बेसिस पे हम रेजिस्टेंस का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा वायर्स के लिए। तो फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस तरीके के अगर हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं तो वहाँ पे हम एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ व्हाट कॉल दी रियोस्टैट, एंड दैट रियोस्टैट इज व्हाट की वेरिएबल रेजिस्टेंस। यहाँ पर हम क्या करेंगे, वो जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है उसका मतलब कि रेजिस्टेंस का वैल्यू डिफरेंट हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है, ठीक है। और वो कैसे चेंज हो रहा है, वो ऐसे चेंज हो रहा है कि जब हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करने की बजाय हमने रेजिस्टेंस को चेंज कर दिया ताकि करंट चेंज हो जाए। ये तीनों चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंड हो रही हैं राइट नाउ, अगर हम एक्सपेरिमेंट करें तो, ठीक है। तो उसके लिए हम एक डिवाइस यूज़ कर सकते हैं, रियोस्टैट उस डिवाइस का नाम है, जिसके अंदर हम बहुत सारे रेजिस्टेंस को चूज कर सकते हैं इन आवर एक्सपेरिमेंट। ऑलराइट, चलिए अब हम देखते हैं फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है। ये हर एक कंडक्टर में ऑलरेडी होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं नंबर 1, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ। सबसे पहले कि वो जो कंडक्टर है उसका लेंथ कितना है उस पर डिपेंड करता है। एंड हाउ इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ, जिसको हमने किससे शो किया है, स्मॉल एल से शो किया है। तो ये क्या है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ। ये क्या करता है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ज़्यादा लंबा वायर होगा उतना ही उसका ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। दैट्स व्हाट वी कैलकुलेट। चलिए अभी हम देखते हैं कि इसके लेंथ पे डिपेंड करता है कि लॉन्ग वायर, इन केस ऑफ लॉन्ग वायर क्या होगा, हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। और अगर हम कोई शॉर्ट वायर को यूज करते हैं, कोई वायर अगर शॉर्ट है तो इस केस में क्या होगा, हाई की जगह पर लो रेजिस्टेंस हो जाएगा। ऑलराइट, तो दैट्स हाउ व्हाट रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब हम देख रहे हैं ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन सबको पता है क्या होता है, क्रॉस सेक्शन होता है कि जब कभी भी कोई वायर है, ठीक है, जस्ट सी दिस, ठीक है, ये एक क्या है, एक अपन बोल सकते हैं सिलेंडर टाइप का चीज है, ठीक है। हम लोग इसका क्रॉस सेक्शन क्या होगा, इसका क्रॉस सेक्शन होगा दिस एरिया, ठीक है। तो ये जो एरिया होता है किसी भी वायर का जो कि सर्कुलर होता है, दिस एरिया इज नोन एज द क्रॉस सेक्शन, दिस एरिया। ऑलराइट, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में, दैट इज आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दैट मीन्स जितना ज़्यादा मोटा तार होगा, ठीक है, मोटा वायर होगा, उतना ही कम उसमें रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। जैसे हम इसमें क्या बोलेंगे कि अगर थिक वायर होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा मोटा वायर होगा तो उस केस में क्या होगा, लो रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। और अगर हमें थिन वायर अगर हमारे पास है, अगर हम अपने एक्सपेरिमेंट्स में थिन वायर को यूज़ करेंगे तो उस केस में क्या होगा, रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होगा। इसमें अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जो रोड्स होती हैं, ठीक है, जो रोड्स होती हैं, जो बहुत पतली रोड्स होती है, उसमें पूरा ट्रैफिक एक ही उस पर अगर जाएगा तो वो बहुत हौच पौच होगा, स्लो हो जाएगा स्पीड और बहुत ज़्यादा तुमको रेजिस्टेंस फील होगा, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा वास्ट रोड है, अगर थोड़ा वाइड रोड है तो फिर तुम क्या कर सकते हो, इजीली मूव कर सकते हो, ठीक है। तो दैट इट कैन बी रिलेटेड टू, हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं,
ठीक है, यहाँ पर हम रेजिस्टेंस देख रहे हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन होता है। यानी कि थिक वायर अगर मोटा तार होगा तो व्हाट यू विल से, मोटा तार होगा तो वहाँ पे बहुत ही कम रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। और अगर थिन वायर होगा, पतला तार होगा तो क्या होगा, हाई रेजिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यही चीज़ अपन क्या बोल सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ये जो है वो डिपेंडेंसी बता रहे हैं कि किसी का नेचर पे, किसी वायर के नेचर के अकॉर्डिंग हम पता कर सकते हैं कि उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा या कम होगा, ठीक है। अब थर्ड नंबर आता है ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। अब किस तरीके का मटेरियल है उसके नेचर पे भी डिपेंड करता है। उसके नेचर पे कैसे डिपेंड करता है वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन एक और क्वांटिटी इसके लिए आपको देखनी होगी एंड दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी। इस रेजिस्टिविटी की वजह से ही, जिसे हम रो से शो करते हैं, ठीक है, RHO रो, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टिविटी होती है ये हर एक मटेरियल की डिफरेंट होती है, ठीक है। और इसी पे डिपेंड होती है क्या, रेजिस्टेंस का वैल्यू समवॉट इस पे डिपेंड होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं आगे कि एक्चुअली में जो फैक्टर्स है उनसे हम रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं, जैसे अब देखिए जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, आई शुड राइट इन द बैक साइड, ऑल राइट। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, दैट R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, नंबर 1, नंबर 2 R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, नंबर 3, एंड हम लोग नेचर पर भी डिपेंड करते हैं, पर ये कैसे डिपेंड करता है ये हम अभी देखते हैं। अब देखिएगा मैं यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है उसे मैं RL/A लिख सकती हूँ। कैसे, ये L हो गया डायरेक्टली, A हो गया इनवर्सली, तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ इन दोनों को कंबाइन करके, ठीक है। जैसे ही मैं कंबाइन करके लिखूंगी मुझे ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाना होगा, और ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक कांस्टेंट लेके आना होगा, एंड दैट कांस्टेंट इज व्हाट, दैट कांस्टेंट इज रेजिस्टिविटी। ये जो मिला मुझे रो, दैट इज व्हाट दी रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पे ये जो एक्चुअल फॉर्मूला है यही है रेजिस्टेंस का मेन फॉर्मूला, ठीक है, जो कि आप लोग क्या करेंगे देखेंगे और न्यूमेरिकल्स इस पे बेस्ड आने वाले हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं ये जो रो है, रेजिस्टिविटी है, ये क्या चीज़ है और कैसे इफेक्ट करती है। ओके चलिए देखिए, रो इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। हमने अभी अभी देखा कि जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो उसके साथ एक कांस्टेंट को लेकर आए, ठीक है। तो रो इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर। कैसे आया ओम मीटर ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए जो R है उसे मैंने रो L/A लिख दिया, ठीक है। अब देखेंगे मुझे ये बात पता है कि जो R है उसका यूनिट तो ओम है, ठीक है। रो मुझे पता करना है कि इसका यूनिट क्या होगा, लेंथ का यूनिट मुझे पता है, ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा मीटर। और मुझे ये भी पता है कि एरिया का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर से 1 मीटर हो जाएगा कैंसिल, तो अब मुझे अगर रो का वैल्यू चाहिए तो मैं इस मीटर को उधर भेज देती हूँ, दैट मीन्स रो मीटर। तो मुझे क्या मिला, रो का जो यूनिट है, ऐसा यूनिट है वो क्या है, ओम मीटर है, ठीक है, यानी ओम मीटर। रेजिस्टेंस का ओम, लेकिन रेजिस्टिविटी का क्या होगा, ओम मीटर। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, इट जस्ट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। ये मटेरियल का ही प्रॉपर्टी होता है, मटेरियल का ही एक अपना नेचर होता है, हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। मेटल्स और एलॉयज की बहुत ही कम रेजिस्टिविटी होती है, ओके एंड और कितना होता है 10⁻⁸ ओम मीटर से लेके 10⁻⁶ ओम मीटर तक क्या होता है, मेटल्स और एलॉयज की रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है। वो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, रेजिस्टेंस कम होगा तो गुड कंडक्टर होगा, जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो बैड कंडक्टर होगा, ठीक है। इंसुलेटर जैसे कि रबर, ग्लास है, उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो देखिए कितनी बड़ी है, 10⁻12 से लेके 10⁻17 ओम मीटर, देखिए कितनी ज़्यादा है। दैट मीन्स यहाँ पे ये पूरे इंसुलेटर्स हैं, दिस डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी।
ऑल राइट, तो देखिए रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के जो भी एक मटेरियल का है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा वैसे वैसे इनके रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल का, चाहे आप कॉपर ले लीजिए, सिल्वर, एल्यूमिनियम, किसी भी केस में ले लीजिए कि आप हर बार क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर चेंज करेंगे वैसे वैसे ही इनका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी भी क्या होते जाएगा, चेंज होते जाएगा। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, अब आप फटाफट से इनको नोट कर लीजिए, बिकॉज ये जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम लोग यूज करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं इसके आगे की, जो हम रेजिस्टिविटी देख चुके थे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए रेजिस्टिविटी जो अलॉयज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा जो रेजिस्टिविटी होती है अलॉय की वो जनरली उसके बने मटेरियल से ज़्यादा होती है। जैसे मान लीजिए एल्निको एक अलॉय है, एल्निको हाँ एक एलॉय है। ठीक है, तो वो किससे बना है, एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट से बना है। ठीक है, एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट, तो इसमें इसका जो रेजिस्टिविटी होगा वो एल्यूमिनियम से ज़्यादा होगा। ठीक है, एलॉय का यानी एल्निको का जो रेजिस्टिविटी होगा वो एल्यूमिनियम से ज़्यादा होगा, वो निकल से भी ज़्यादा होगा और वो कोबाल्ट से भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे इन तीनों के डिफरेंट सेपरेटली अगर मैं बात करूँ तो एल्निको का इन तीनों से ही अलग अलग ज़्यादा होता है रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे यही प्रॉपर्टी यूज़ की है। किस चीज़ में यूज़ की है हमने, देखिए एलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज रीडली एट हाई टेम्परेचर, वो जल्दी से क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर पे भी ऑक्सीडाइज नहीं होते, जल्दी से बर्न नहीं होते हैं। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, उनको हीटिंग डिवाइसेस में यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि वो जल्दी से बर्न आउट नहीं होते हैं, जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। तो वो क्या करते हैं, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो जिसकी वजह से क्या करते हैं वो ग्लो करने लगते हैं। और राइट, वो हीट अप हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर्स, इन सब में हम लोग उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, टंगस्टन जो है वो इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज़ होता है। देखिए वो कितना ज़्यादा ग्लो करता है कि पूरे कमरे को रोशन कर देता है। ठीक है, दैट्स हाउ द एलॉयज बर्न। ठीक है, अब यहाँ पे जो कॉपर है, एल्यूमिनियम है, इन सबको हम इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में यूज़ करते हैं। तो अलग अलग मटेरियल की उनके बेस्ड के ऊपर उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है उन पे बेस्ड हम लोग क्या करते हैं, उनके यूजेस को देखते हैं कि वो हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जनरली ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि इलेक्ट्रिक हीटर में हम लोग किस तरीके मटेरियल्स यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं, या फिर अलॉयज कहाँ कहाँ यूज़ होने चाहिए या फिर होते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन मेनली आते हैं। और आपको मेन क्या चीज़ याद रखनी है, आपको मेन ये चीज़ याद रखनी है, जस्ट ये अगर आप याद रख लेते हैं तो आप उन क्वेश्चंस को इजीली आंसर कर पाएंगे। ऑलराइट,
चलिए अब हम फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ओम्स लॉ के बेसिस पे कर रहे हैं। ओम्स लॉ हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ओम्स लॉ इज जस्ट V इक्वल्स टू आई आर, उसी पे बेस्ड हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। साथ साथ स्टेप वाइज हम लोग करते चलेंगे। देखिए हाउ मच, सबसे पहले हम ए पार्ट कर रहे हैं, ऑलराइट। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज दिस। अब आपको क्या किया है, आपको ओम दे दिया है, दैट मीन्स आपको रेजिस्टेंस दे दिया है, एंड आपको वोल्ट दे दिया है, दैट इज आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे, और गिवन में हमें क्या मिला है, वोल्ट यानी पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू 220 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1200 ओम। ऑलराइट, अब हम क्या कर रहे हैं, अब सेकेंड स्टेप में फॉर्मूला, तो हम लिखते हैं यूजिंग ओम्स लॉ। जब हमने लिखा यूजिंग ओम्स लॉ, दैट इज V इक्वल्स टू आई आर, तो V हमारा कितना है 220, I हम लोग को कैलकुलेट करना है, R कितना है 1200। ऑलराइट, अब हम इनको क्या करते हैं, I का वैल्यू निकालते हैं, 220 डिवाइडेड बाय 1200। ऑलराइट, इसको हम इजीली कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करने के बाद यानी डेसिमल्स में आंसर आने के बाद जो कि हमारे पास आता है करीबन देखिए 0 से 0 कैंसिल, तो इट वुड बी लाइक 0.18 एम्पियर तक हमारा आंसर आ जाएगा। तो दैट वुड बी व्हाट, हमारे सारे स्टेप्स क्लियर, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4। चलिए इसी तरह हम क्या करते हैं, बी पार्ट सॉल्व करते हैं। बी पार्ट में बोला गया है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओम। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, करंट कैलकुलेट करना है, तो वापस से हम क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। ऑलराइट, इस बार हमें क्या दिया हुआ है, वोल्टेज इक्वल्स टू 220 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 100 ओम। अब हमें क्या करना है, यूजिंग ओम्स लॉ, और V इक्वल्स टू आई आर, 220 इक्वल्स टू I इंटू 100, तो I इक्वल्स टू 220 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज व्हाट 2.2 एम्पियर। तो हमें इस तरीके से सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपने आंसर तक पहुंचना है, कैसे फॉर्मूलाज यूज करने हैं। ऑलराइट, अब आप इसे फटाफट से नोट कर लीजिए। चलिए अब हम करते हैं मूव ऑन, और हम करते हैं दूसरा एक क्वेश्चन, सेम है लेकिन अब देखते हैं हम यहाँ पे किस चीज का यूज करेंगे। हम फटाफट से गिवन लिख लेते हैं, ठीक है। गिवन में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट, तो हमको वोल्टेज दे दिया है, ठीक है, 60 वोल्ट हमको वोल्टेज दे दिया है, व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, और हमें करंट दे दिया है कितना, 4 एम्पियर हमको करंट दे दिया है। व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज्ड टू 120 वोल्ट। अब देखिए कुछ नया ही क्वेश्चन आ गया हमारे पास। देखिए इसमें भी हम ओम्स लॉ ही यूज करेंगे। सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा कि हम यहाँ पे आर निकालें, ठीक है। सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा कि हम यहाँ आर निकालें। क्यों? क्योंकि हमको ये पूछा गया है कि अगर वोल्टेज को बढ़ा दिया जाए तो, लेकिन उसके लिए पहले हमें आर का वैल्यू पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे सबसे पहले यूजिंग ओम्स लॉ पहले तो आर का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। V इक्वल्स टू आई आर, तो यहाँ पे 60 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू R, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि करीबन R का वैल्यू आ जाएगा, यूनिट लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो ये हमारे पास R का वैल्यू आ गया है 15 ओम, ठीक है। अब हमें क्या बोला गया है कि कितना करंट आएगा, करंट का वैल्यू वापस से कैलकुलेट करना है। कब?
जब उसको इंक्रीज कर दिया है 120 वोल्ट। तो यानी अब जो नया है, नया चेंज बताने के लिए हम उसे V डैश लगा देंगे, ठीक है। तो नया जो वोल्ट है वो कितना हो जाएगा 120 वोल्ट। लेकिन हमारा रेजिस्टेंस तो हमेशा सेम ही रहेगा, हम ये बात जानते हैं कि रेजिस्टेंस सेम रहता है, चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू हम ये 15 ओम को ही रखेंगे। अब हम यहाँ पे वापस से V इक्वल्स टू आई आर से करंट का वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि 120 डिवाइडेड बाय 15, दैट वुड बी आवर वैल्यू ऑफ करंट। यहाँ पे हम लोग जो भी कर रहे हैं वो इस तरीके से कर रहे हैं कि हमें फ्यूचर में जब हम करंट का वैल्यू निकाल रहे हैं तो उस वक्त कोई प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए हमें रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप उस क्वांटिटी को ढूंढो जहां पे वो क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी, ताकि वो क्वांटिटी अगर कांस्टेंट रहेगी तो हम नेक्स्ट वापस से वैल्यूज निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे कांस्टेंट था, आर कांस्टेंट था, इसी वजह से मैंने आर को निकाला और उसी आर को इसमें पुट कर दिया। सेम वैल्यू इसीलिए पुट करी बिकॉज आर इज कांस्टेंट। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, वैल्यूज को कांस्टेंट देखते हैं ताकि हमें पता चल सके कि क्या हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो करंट आया है वो आ गया है 8 एम्पियर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इजीली वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑलराइट, अब देखेंगे यहाँ पर हम एक क्वेश्चन और है जो कि आपको खुद से ट्राई करना है। ऑलराइट, आप खुद से ट्राई कीजिए, अगर आपको नहीं आता है कमेंट सेक्शन में लिखिए। ऑलराइट, एंड देन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, just do not hesitate, ask it in the comment section. All right, we'll reply you. And then what you have to do is to revise all the formulas. Make a list of all the formulas because formulas are very important. Make a list of them in the separate sheet. All right, paste that sheet in front of your study table or something where you daily मतलब आपके डेली विजन में होना चाहिए रोजाना। ऑलराइट, अब उनको वापस रिवाइज कीजिए बिकॉज हमारे जो इसमें फिजिक्स का चैप्टर है, 10th में जो फिजिक्स के चैप्टर्स है उसमें कुछ ही चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें फॉर्मूलेज यूज होंगे, ठीक है। बाकी जैसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आपका कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा, ठीक है। ह्यूमन आई, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं था, ठीक है। तो ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें आपके फॉर्मूले नहीं होंगे, जैसे अभी मैग्नेटिज्म वाला भी एक चैप्टर आएगा, उसमें भी ज्यादा फॉर्मूले नहीं है। तो आपको क्या करना है, कुछ ही चैप्टर्स हैं जिसमें आपके फॉर्मूले हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फॉर्मूला शीट बनानी है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ऑलराइट, और बार बार इन क्वेश्चंस को करिए, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व एग्जांपल्स और एंड की एक्सरसाइज, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। रिपीट देम अगेन एंड अगेन अंटिल यू मास्टर इट। ऑलराइट, thank you so much for watching the video. Please like it, share it and subscribe it, alright, so that everyone can know about these lectures provided to you. Alright, and do not forget to click on the bell icon so that you will be notified for your upcoming videos. Thank you so much.